इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली एक तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म के लेयर कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि अगर तुम स्क्रीन पे देखो, अगर इस शेफ्रॉन को दबाओ तो यहाँ पर तुम्हें ट्रांसफॉर्म के बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। एंकर पॉइंट, पॉइंट, स्केल, ये बेसिकली इफेक्ट्स नहीं है, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज समझो इसको, और इनको चेंज करके तुम अपनी लेयर के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, खेल सकते हो, जो भी करना है करो। बट यहाँ पर तुम्हें इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखते हो तो यहाँ पर भी कुछ ये सेम चीज मिलती है डिस्टॉर्ट के नीचे। अगर तुम इसके ऊपर अप्लाई करो तो तुम देखोगे तुम्हें सेम प्रॉपर्टीज, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, स्क्यू, ये सब चीजें मिलती हैं। ऑल्दो यहाँ पर स्केल, स्क्यू एक्सिस, शटर एंगल और सैम्पलिंग इसमें नहीं मिलता है। तो एक डिफरेंस तो दोनों में यही हो गया कि यहाँ पर 4 ये चीजें और मिल रही हैं, यहाँ पर ये चीजें नहीं मिल रही हैं। दूसरा, अगर मैं तुम्हें ये चीज विजुअलाइज कराऊं कि यहाँ पर देखो जैसे लेयर है, इसके ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये इसकी बाउंड्री है, ठीक। अगर मैं कोई चीज यहां से लेट से स्केल करता हूं तो इसके साथ इसकी बाउंड्री भी चेंज होती है। इसका ये बॉक्स है, ये जो तुम देख रहे हो, ये भी छोटा बड़ा हो रहा है। बट अगर मैं यहां से ये सेम चीज करूं तो वो चीज बढ़ रही हो रही है, छोटी हो रही है, लेकिन उसका बॉक्स चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हमें इफेक्ट्स तब इस्तेमाल करने हैं जब हमें कॉम्पोजिशन का साइज उतना ही रखना है, उसके जो अंदर कॉन्टेंट्स है उनका साइज ऊपर नीचे करना है। और ये हमको तब यूज करना है जब ओवरऑल अगर हम लेयर को छोटा बड़ा कर दे, या जो इफेक्ट लगा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसकी लेयर के ऊपर से। अब और क्या चीजें डिफरेंस हो सकती हैं, देखो ये जो हमारे पास लेयर प्रॉपर्टीज होती है ना, ये सिर्फ एक ही होती है, मतलब इसको मैं डुप्लीकेट नहीं कर सकता इस चीज को। यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो कोई डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं आता, कमांड डी दबाता हूँ तो एक नई लेयर बन जाएगी, बट ये चीज चेंज नहीं होगी। जबकि यहाँ उल्टा है, यहाँ मैं कमांड डी दबाता रहूँ, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, जितनी चाहूँ उतनी लेयर्स मेरे से बन सकती हैं। तो फिर समझते हैं कि फिर ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट काफी सही पते की चीज लगती है, तो समझते हैं ये क्या चीज है, ठीक है। अब सारे इफेक्ट्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एंकर पॉइंट आता है। एंकर पॉइंट बेसिकली वो फोकस का पॉइंट होता है जिसके अराउंड सारे ट्रांसफॉर्मेशन या सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी सेंटर में है एंकर पॉइंट, तो सारा जो अगर स्केल होगा ये इसी के अराउंड होगा, इसी पॉइंट के अराउंड छोटा बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पर मूव कर दूं तो बेसिकली ये जो मैं हाथ में पकड़ा हूं, ये मेरा एंकर पॉइंट है, इसी के अराउंड सब कुछ होगा। जैसे अगर मैं अब स्केल बड़ा करूं तो देख रहे हो उस पॉइंट के अराउंड बड़ा छोटा हो रहा है, मूव करा रहा हूं तो उसी पॉइंट के अराउंड मूव हो रहा है। ये देखो यहाँ पर नोटिस करना, ये वैल्यूज चेंज हो रही है, समझ रहे हो। और ये जो चीज है, इससे तुम अपना एंकर पॉइंट थोड़ा मूव कर सकते हो, इसकी जो प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा एंकर पॉइंट हो गया। स्केल हमने समझ ही लिया। स्क्यू क्या होता है? स्क्यू बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें अपने जो लेयर है या उसके कॉम्पोजिशन है उसको स्लांट करना है, इंक्लाइन करना है, जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम। तो अगर मैं लेट से इसका स्क्यू बढ़ाऊं, ये बेसिकली डिग्री या पिक्सल किसी में नहीं है, ये बेसिकली एक फैक्टर है कि कितना स्क्यू देखना चाहते हो तुम। अगर मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊं तो देख रहे हो ये टिल्ट हो रहा है एक तरफ, ठीक है। अब ये क्या कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है? हाँ, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। उसके लिए हम स्क्यू एक्सिस करते हैं। जैसे अभी ये 0 डिग्री पे है, तो अभी जितना तुम्हारा बेसिकली सारा ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू हो रहा है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, एक्सिस बदल जाएगी। अब देखो, अब हमारी जब 90 डिग्री कर दिया तो हमारी जो एक्स एक्सिस है ये कांस्टेंट है, इसी के अराउंड सब कुछ हो रहा है, ठीक। जब ये 0 डिग्री पे था तो हमारी वर्टिकल एक्सिस सेम थी, उसी के अराउंड हो रहा था। तो ये चीज है। अब रोटेशन क्या है? रोटेशन तो तुम समझते हो, रोटेशन इसको घुमा दिया उसी सेंटर पॉइंट के अराउंड। ओपेसिटी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी है इसकी, कि ये कितना % दिखना चाहिए 100 में से। अगर 100 है तो 0 पे गायब हो जाएगा। 50 है कि 50% ट्रांसपेरेंट हो। शटर एंगल क्या होता है? बेसिकली ये बेसिकली आपको कंट्रोल करने में मदद करता है कि मोशन ब्लर कितना हो रहा है आपके कॉम्पोजिशन में। मान के चलो अगर मैं इसको एनिमेट कर दूं, इस चीज को, जैसे अभी मैं यहां से कर रहा हूं, ठीक, और यहां पर मैं इसको लेट से कर दूं 400, बट लेट से अगर मैं यहां इसको 0 कर दूं, ठीक है। अब जैसे ये कोई चीज फास्ट मूव करती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि ब्लर आता है। जैसे हम लोग नॉर्मल चीज में कोई अगर चीज ऐसे तेज चली तो इसमें ब्लर आता है ना, तो ये सेम ब्लर वाली चीज को रखने के लिए। अब नॉर्मल जो पूरे लेयर का पूरे तुम्हारे कॉम्पोजिशन है, इसका ब्लर एंगल तुम्हें यहाँ कॉम्पोजिशन में जाओगे तो कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में
एडवांस में दिखता है। अभी शटर एंगल इसका 180 डिग्री है, ठीक है। अब अभी तो हमारी लेयर में हमें कोई ऐसा मोशन ब्लर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने मोशन ब्लर अप्लाई नहीं किया। वो क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर होता है ऑप्शन, अगर हम टॉगल स्विच मोड पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन आएगा, ये वाला। ये बेसिकली मोशन ब्लर को दिखाता है। अगर मैं इसको कर दूं तो मेरा जितना कॉम्पोजिशन एंगल सेट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में, ये इस एंगल के हिसाब से मोशन ब्लर करेगा। अब जैसे तुम देख रहे हो कि इसके साइड पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है। अब जैसे इसको फिर से प्ले करूं तो थोड़ा सा ब्लर आया, राइट। जैसे अब इसको जूम करो तो ये देखो ये ब्लर्ड है, ये अभी नहीं था। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट तो ये हमारे कॉम्पोजिशन का ही शटर एंगल ले रहा है जो 180 डिग्री था, हमने वहां पर देखा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुद का कुछ शटर एंगल देना चाहिए तो इसको अनटिक कर देंगे और यहां से ये चेंज कर सकते हैं। तो अगर 0 पे तो कोई ब्लर नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं इसको फिर से रीलोड करूं तो ये नॉर्मल आया, लेकिन अगर मैं इसका लेट से 40-60 कुछ कर दूं तो अब जब ये एनिमेशन आएगा तो इसमें ब्लर आएगा। ये देखो ये साइड्स में ब्लर दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ है कि हम अपना शटर एंगल दे सकते हो, शटर एंगल को एनिमेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप वॉच बटन है तो की फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप समझते हैं सैम्पलिंग क्या होता है? तो सैम्पलिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर मैं इसको एकदम जूम कर दूं तो यहाँ पर तुम देख रहे हो ये ट्रांजिशन जब हो रहा है कलर का, यहाँ ये लाइट ग्रीन और जब येलो में हो रहा है तो ये कुछ अजीब से पिक्सल्स आ रहे हैं। इस चीज को एंटी एलियासिंग कहते हैं। ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स का एक मेथड होता है जिसके थ्रू ये दो ब्लॉक्स ऑफ कलर के बीच में जब ट्रांजिशन करता है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए ये टेक्निक अप्लाई करता है। इसका ऑप्शन ये होता है, अगर मैं इसको ये कर दूं, चेंज कर दूं तो ये हल्का सा बदल जाएगा। अगर इस पे पॉइंट आउट करो तो इट इज शोइंग क्वालिटी एंड सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है। अब इसके भी दो तरीके होते हैं। ये तो एक बाइलिनियर एक तरीका होता है जो फास्ट होता है लेकिन ब्लरी होता है। मतलब वो क्या करता है, अगर एक पॉइंट जनरेट करना है स्मूथ करते वक्त तो आसपास के 4 पिक्सल्स को लेगा और उसके हिसाब से वो पिक्सल बना देगा। तो ये जल्दी जल्दी काम करेगा, लेकिन हाँ ब्लरी भी होगा क्योंकि सिर्फ 4 पिक्सल्स का ले रहा है। जो बाई क्यूबिक होगा ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा 16 पिक्सल्स को ले लेगा। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा लेकिन स्लो होगा, बिकॉज 4 का सैंपल लेना और 16 का सैंपल लेके 1 पिक्सल जनरेट करना उसके हिसाब से, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये बस 2 तरीके हैं, इनको भी आप बेसिकली की फ्रेमिंग के थ्रू चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट। ज़्यादा इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, ये था बेसिकली ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो हमने सीखा आज आफ्टर इफेक्ट्स में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज बहुत सारे इफेक्ट्स आने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर लर्निंग दिस देन प्लीज़ डॉक्यूमेंट इट, बिकॉज उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सीखने में और समझने में मदद करेगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।